दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी विषय के क्लास को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 38 नंबर का दोस्तों लेक्चर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 38 नंबर का लेक्चर है और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 1140 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ये जो सीरीज चल रही है ना, चाहे आपको पीआरटी का पेपर देना हो, मिडिल का पेपर देना हो, टीजीटी या पीजीटी, इनमें से कोई भी एग्जाम आपको देना है, ये आप सभी के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज चल रही है। तो आप आ जाओ, जुड़ जाओ और इसके साथ मजा बहुत आएगा इस सीरीज को पढ़ने में। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा, एक हमने स्पेशल बैच भी बनाया है। इस बैच को आपने पढ़ा ना तो मैं कह रहा हूं एक का साध है सब सद है। एक एग्जाम नहीं, बहुत सारे एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे। दोबारा आपको हिंदी पढ़ने की कहीं भी जरूरत नहीं है। भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए, एक बैच दोस्तों अपने आप में क्या है, सफिशिएंट है। चलिए पहले आज के सवालों को देखते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि आपकी तैयारी कितने अच्छे लेवल पर हो पाई है। ठीक है, तो पहला सवाल दे रहा दोस्तों, घर घर घूमा। घर घर घूमा ये रचना किसकी है ये आपको बताना है। तो नए नए राइटर हैं दोस्तों। पहला नाम दे रहा है लीलाधर मंडलोई, दूसरा दे रहा है प्रहलाद अग्रवाल, तीसरा दे रहा है सीता से कसरिया, चौथा दे रहा है अंतोन चेखव और पांचवा दे रहा है निदा फाजली। बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइएगा, घर घर घूमा ये किसकी रचना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रचना है दोस्तों लीलाधर मंडलोई की। किसकी रचना दोस्तों, तो याद रखेंगे परीक्षा में कि घर घर घूमा, घर घर घूमा अगर आएगा तो क्या बताएंगे, इन्हीं का नाम बताएगा। दूसरी रचना दोस्तों इनका है देखा अनदेखा। कौन सी रचना दोस्तों, इन्हीं की एक और कृति दोस्तों, देखा अनदेखा। एक छोटी सी कहानी बताऊं, आप उस कहानी को याद रखेंगे तो इनकी कम से कम 3-4 रचनाएं भविष्य के लिए दोस्तों याद हो जाएगा। पहली रचना दोस्तों याद रखेगा घर घर घूमा, दूसरी रचना याद रखेगा कब घूमा दोस्तों, देखा अनदेखा रात, घर घर घूमा अंधेरी रात। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा यहां पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, घर घर घूमा इसको पहले ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, घर घर घूमा इनकी जो दूसरी रचना है, ऐसे नोट करिए, घर घर घूमा रात बिरात। ठीक है, अब सेट हुआ, घर घर घूमा रात बिरात। अब लिखिए दोस्तों देखा अनदेखा। अब क्या लिखिए, देखा देखा अनदेखा। ठीक है, देखिए सेट होने वाली बात होती है ना। अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर देता, अभी आप याद नहीं कर पाते, ऐसे क्या है, एक आपका टंग पे बैठ जा रहा है। घर घर घूमा रात बिरात, घर घर घूमा रात बिरात। ठीक है, देखा अनदेखा एक आवाज। ठीक है, देखा अनदेखा एक आवाज, एक आवाज। ये चारों रचनाएं दोस्तों किसकी है, ये चारों रचनाएं लीलाधर जगुड़ी नहीं, लीलाधर मंडलोई। लीलाधर जगुड़ी दोस्तों एक अलग राइटर का नाम है, ये मंडलोई जी की रचना है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। कह रहा है जयद्रथ वध, ये तो जान पहचान वाला होगा ना, जल्दी से बताइए जयद्रथ वध दोस्तों किसकी रचना है। क्या महाकवि माघ की रचना है, बिल्कुल नहीं। महाकवि भट्टी का नहीं, केशवदास का नहीं। यह रचना दोस्तों जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त का। जो केशव दास जी बोल रहे हैं ना, इन्होंने लिखा है जहांगीर जस चंद्रिका। क्या लिखा दोस्तों, जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका ये दोस्तों किसकी रचना है, केशवदास जी की रचना है। ठीक है, इसी तरह से याद रखेगा शिशुपाल वध पूछे ना, तब आप याद रखेंगे महाकवि माघ को। ठीक है, शिशुपाल वध दोस्तों किसकी रचना है, यह महाकवि माघ की रचना है। और रावण वध दोस्तों याद रखेंगे यह किसकी रचना है, यह महाकवि भट्टी की रचना है। ठीक है, तो एक एक बात आप ध्यान देंगे। वैसे आप मैथिली शरण गुप्त की बात कर रहे हैं, जिनकी रचना कौन सी दोस्तों, याद रखेगा जयद्रथ वध। ठीक है, जयद्रथ वध। ठीक है, जयद्रथ वध दोस्तों इनकी रचना है। इसके अलावा दोस्तों मैथिली शरण गुप्त के बारे में क्या याद रखना है, जैसे बहुत सारी रचना है, जैसे साकेत याद रखेगा, जैसे दोस्तों पंचवटी याद रखेगा, जैसे दोस्तों सैरंध्री याद रखेगा, सैरंध्री, हाँ ये भी दोस्तों इन्हीं की रचना सैरंध्री। ठीक है, ये याद रखेगा। दूसरा दोस्तों यशोधरा याद रखेगा, यशोधरा। ठीक है, यशोधरा। ये 3-4 रचनाएं ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं, इसे आप अपने दिमाग में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। ये दोस्तों प्रस्तुत पंक्ति जो है, इस पंक्ति के रचयिताकार कौन है दोस्तों, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको दिया था। ठीक है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की
कभी हार नहीं होती। उस सवाल में मैंने आपको सोहन लाल द्विवेदी बताया था। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर वो लाइन हरिवंश राय बच्चन जी की है, तो थोड़ा सा और आप जाके डिटेल में पढ़िए तो पुराने समय में आपको सोहन लाल द्विवेदी जी का ही नाम मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूजन में मत रहिए, आप पढ़िए जाके, थोड़ा और डिटेल में जाके गूगल सर्च कीजिए तो आपको मिलेगा। फिलहाल ये जो है, ये आज मैं निश्चित रूप से दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी की रचना के बारे में दोस्तों, ये पंक्तियां उन्हीं से संबंधित हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों इनकी कुछ रचनाएं हैं, याद रखेगा। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, निर्माण फिर, ये किसकी रचना है दोस्तों? इन्हीं की रचना है। इसी तरह से दूसरी रचना याद रखेगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है। इसी तरह से दोस्तों ये सब, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं वही वाला बता रहा हूं। आपने वाली कहानी सुना ना, नीड़ का, जो चिड़ियों वाली कहानी है, बचपन की किताबें हम लोग पढ़ते थे, वो दोस्तों इन्हीं की रचना का नाम है। हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। प्रयागराज दोस्तों इनका घर था, ये तथ्य भी आप यहां पे याद रखेंगे। ठीक है, क्या भूलूं याद करूं, ये सब दोस्तों। ठीक है, एक और है दोस्तों, भूले बिसरे चित्र, वो भी याद रखेगा। चलिए फिलहाल आप इतना याद रखिए, जगह है भी नहीं नीचे, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, कौन सी रचना गजानन माधव मुक्ति बोध की नहीं है? बाप रे बाप, एकदम से परेशानी पे आज जो है लाके खड़ा कर दिया आपको। करा कौन सी रचना गजानन माधव मुक्ति बोध की नहीं है? क्या लिखा दोस्तों? चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने इसको कैसे याद रखा? गजानन मतलब गणेश जी वगैरह, उनका मुख का जो सूढ़ होता है टेढ़ा होता है, इस तरह से हमेशा याद रखेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा है, इन्हीं की रचना है। भूरी भूरी खाक धूल भी इन्हीं की रचना है। ब्रह्म राक्षस भी इन्हीं की रचना है। अंधा युग दोस्तों, यह धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है? यह धर्मवीर भारती जी की रचना है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अंधा युग। और अंधेर नगरी दोस्तों किसकी रचना है? बताइए। अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है, यह भारतेंदु जी की रचना है। किसकी रचना है? भारतेंदु जी की। और अंधेरे में दोस्तों किसकी रचना है? यह गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है। तो सब अलग अलग रचनाएं हैं, अलग अलग आप अपने दिमाग में फिट करेंगे। ठीक है, तीनों तीन अलग अलग रचनाएं हैं, ये आपको अलग अलग तरीके से याद भी रखना पड़ेगा। आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। करा गुनाहों का देवता दोस्तों किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध कृति दोस्तों, याद रखेंगे, यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। कौन सी? गुनाहों का देवता। ठीक है, तो पहले नंबर पे लिखिएगा गुनाहों का देवता। ठीक है, गुनाहों का देवता। पीछे दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? अंधा युग। क्या पढ़ा था? अंधा युग। ठीक है, और याद रखेगा सूरज का सातवां घोड़ा, यह भी दोस्तों इन्हीं की रचना है। एक और लिखेगा मुर्दों का गांव। ठीक है, मुर्दों का गांव, यह भी दोस्तों किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय, और भी फेमस रचना। देखिए दिमाग में आने वाली बात होती है, रचनाएं बहुत सारी हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं मैं जो है बोल नहीं पा रहा हूं, ऐसे में होता क्या ना, बड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। और भी बहुत सारी कृतियां हैं, बट जितना दिमाग में आता जाता उतना मैं आपको शेयर करता चलता हूं। आगे बढ़िए। करा दुष्चरित्र एक शब्द दे दिया आपको, इसमें समास बताना है। समास से पहले आप समास विग्रह करिए। जब आप शब्द लिखेंगे दोस्तों दुष्चरित्र, तो आप कहिएगा दुष् माने होता है बुरा। दुष् का मतलब क्या दोस्तों? दुष् का मतलब होता है बुरा। ठीक है, तो बुरा चरित्र वाला, दुष्चरित्र मतलब बुरा चरित्र वाला। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय। जैसे कभी देखिए महात्मा शब्द दे दे, कभी दोस्तों दुरात्मा शब्द दे दे, कभी दोस्तों दुष्चरित्र शब्द दे दे ना, दुष्चरित्र शब्द दे दे। इन सब में दोस्तों समास कौन सा होता है? याद रखेंगे कर्मधारय समास ही होता है। कंफ्यूजन में न रहिएगा, जहां विशेषण विशेष वाले पद आते हैं वहां पे हमेशा कर्मधारय समास रहेगा। करा किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है? सबके बारे में बता देता हूं। देखिए तत्पुरुष में दोस्तों उत्तर मतलब होता है बाद। ठीक है, यहां दोस्तों उत्तर पद की प्रधानता यहां देखी जाती है। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद होता है और द्विगु समास में भी उत्तर पद होता है। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी आपका जवाब हो जाएगा। आप कौन कौन सा नहीं दोस्तों? जैसे द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास में दोस्तों होता क्या है? दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, ये आप याद रखेंगे। और बहुब्रीहि समास जो होता है, इसमें क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। दोनों अप्रधान हो जाते हैं और तीसरा पद दोस्तों क्या होता है? प्रधान हो जाता है। केवल अव्ययी भाव समास ऐसा है जहां दोस्तों पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? यहां पूर्व पद प्रधान होता है। तो मैंने
जितने भी टाइप होते हैं ना, 6 टाइप होते हैं समास के, मैंने सब आपको बता दिया कि कुछ भी आपके मन में ऐसा न रहे कि जो नहीं। हाँ, द्विगु में दोस्तों पहला पद संख्यावाची भी होता है, भी ध्यान रखेंगे, और उत्तर पद दोस्तों प्रधान होता है, यानी पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद प्रधान। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। करा गुण संधि से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? बहुत ध्यान से बताइएगा दोस्तों, कौन सा शब्द गुण संधि से निर्मित नहीं है? आपको ऐसा महसूस होगा कि सब एक जैसे हैं। देखिए, लघुर्मी, जलोर्मी, महोर्मी, महर्षि, देवर्षि, क्या करेंगे? आइए मैं आपको समझाता हूं क्या करना है। मान लीजिए जैसे देवर्षि शब्द दे दिया, तो देवर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा देवधन ऋषि। ठीक है, यहां पे दोस्तों अर आ रहा है, अर, और अर पहचान होता है गुण संधि का, तो ये तो मामला फिट है। दूसरा दे रहा दोस्तों महर्षि, महर्षि में आ जाता दोस्तों महाधन ऋषि। ठीक है, यहां भी दोस्तों अर आ रहा है, महर अर, तो यहां भी दोस्तों मामला फिट है। तीसरा दोस्तों दे रहा महोर्मी, तो महोर में होता महाधन उर्मी। ठीक है, महोर्मी, तो महोर्म, यहां भी दोस्तों अर आ रहा है। ठीक है, तो यह भी सही आ जाता है। ठीक है, महोर्मी। और वैसे भी दोस्तों यहां अर को छोड़िए, यहां देखिए इसको तो ठीक है, यहां जो मैं बता रहा हूं, एक सेकेंड, ठीक है, ये इसको मिटाइए पहले। ठीक है, यहां पे दोस्तों अगर आप देखेंगे ध्यान से महोर्मी वाले में, तो यहां पर देखिए आ धन उ की मात्रा मिल रहा है, और आ और उ के मिलने से दोस्तों ओ का निर्माण होता है, ऐसे समझिए। और जो जलोर्मी दे रहा है दोस्तों, जलोर्मी यहां क्या दे रहा है? तो जलोर्मी क्या करेंगे? तो जल धन उर्मी करेंगे। क्या करेंगे? जल धन उर्मी। यहां पे दोस्तों अ धन उ आ रहा है। ठीक है, और अ उ मिल करके भी दोस्तों ओ बनाते हैं। तो अभी तक दोस्तों ये चारों जो आप पढ़ रहे हैं, ये तो गुण संधि का हो गया। जो आपका राइट आंसर है ये आएगा दोस्तों लघुर्मी। क्यों? जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहां होगा दोस्तों लघु धन उर्मी। क्या होगा? लघु धन उर्मी। यहां बड़ा ऊ का मिलन बड़ा ऊ से हो रहा है, इसलिए उत्तर भी बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ किसकी पहचान होती है? यह दीर्घ स्वर संधि का पहचान होता है। यहां पर याद रखेंगे कौन सा उत्तर नहीं होगा, यह गुण नहीं होगा, यहां पे दीर्घ होगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों जब आप पढ़ेंगे तब समझिए कि आपका काम फिट है, सही है। ठीक है, और जब आप मेरी क्लास में आएंगे ना, तो मेरा यही मानना रहता है कि यार मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूं। ठीक है, ऐसे पढ़ाओ ना कि बच्चों के दिमाग में चीजें फिट हो जाएं, बैठ जाएं, तब तो जानिए मजा आए। कर प्रौढ़ में दोस्तों संधि क्या है? ठीक है, देखिए बहुत सारा बच्चा यहाँ पे गलत करेगा, मैं आपको थोड़ा सा आपका भ्रम दूर कर दूं। जब ये प्रौढ़ में अ की मात्रा आप देखते हैं ना, बच्चा कोई भी अ की मात्रा देखता है तो तुरंत दोस्तों क्या करता है? वृद्धि स्वर संधि। तो आपको नितिन सर बेवकूफ दिखते हैं क्या? हाँ, मैं बेवकूफ दिखता हूं? इतना आसान सवाल आपसे पूछूंगा? अरे इस तरह के सवाल हम लोग बहुत पहले हल करते थे, 1000 सवाल से ज्यादा पढ़ चुके हैं। अब मुझे आपको अपग्रेड करना है। नहीं होना चाहेंगे ना, खींच के अपग्रेड कर दूंगा आपको जबरदस्ती, समझ रहे हैं? पढ़ाऊंगा तो कायदे से। अब थोड़ा सा समझिए यहां पे, यहां दोस्तों प्रौढ़ में जब आप संधि विच्छेद देखेंगे तो दोस्तों प्रौढ़ 2 शब्द से बना है, प्र धन ऊढ़। क्या बना दोस्तों? प्र धन ऊढ़। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर जो आ रहा है ना, प्र में अ छिपा होता है, ऊढ़ में ऊ छिपा होता है, और अ ऊ मिलकर दोस्तों ओ बन जाते हैं। तो एक्चुअली में इसको होना चाहिए प्रौढ़, लेकिन उसकी जगह पे लिखा जाता है प्रौढ़। ठीक है, तो यहां पे वृद्धि संधि दोस्तों बिल्कुल नहीं, यहां पर आएगा दोस्तों गुण स्वर संधि। ठीक है, याद रखेंगे, बड़ा एक्सेप्शनल सवाल है। सवाल में दिया जरूर अ की मात्रा है, लेकिन यहां पर वृद्धि होगा नहीं। सर आपकी बात नहीं मानेंगे हम। कर ले भाई, गूगल सर्च कर ले। ठीक है, उसके बाद मान जाना भैया मेरे। ठीक है, निवेदन है। ठीक है, आपके भले के लिए समझा रहा हूं, ऐसी गलतियां मत करना। एग्जामिनर कभी कभी आपकी फिरकी लेने के लिए तैयार रह सकता है। आगे देखिए, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। यह कौन सा अलंकार है? ठीक है, जब दोस्तों किसी की तारीफ करते हुए और फिर उसकी निंदा की जाए तो समझिए वहां पर ब्याज स्तुति अलंकार होता है। क्या होता है दोस्तों? 2 चीज होता है, एक ब्याज निंदा, एक ब्याज स्तुति। ठीक है, ब्याज निंदा और ब्याज स्तुति। तो कह रहा है गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। पहले दोस्तों व्यंग किया जा रहा है, क्यों टेढ़ी चलती हो। अब बाद में उसे खुश कर दिया जा रहा है कि दुष्टों का शिव कर देती हो, दुष्टों को समाप्त कर देती हो। ठीक है, तो यहां स्तुति की बात होगी। ठीक है, फाइनल दोस्तों जिस पर आ रहा हो जवाब वो देखिएगा। ठीक है, तो ब्याज स्तुति अलंकार हो जाएगा, निंदा नहीं। विभावना तो तब होता है जब क्या हो जाता है दोस्तों? जब बिना कारण के कार्य हो रहा हो। जैसे बिन पग चले सुने बिनु काना, बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना कैसे संभव है? ठीक है, लेकिन वहां पर दोस्तों क्या आ जाता है? विभावना अलंकार होता है। कर आप प्रगल्भ का अर्थ बताइए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना,
कि मैं आपको हिंदी के कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा रोज अपनी क्लास में, एक ऐसे खतरनाक शब्द रखूंगा जिसका जवाब 99.99% बच्चे न दे पाए। ठीक है, तो क्या लिखा है वो शब्द दोस्तों? शब्द लिखा है प्रगल्भ। क्या लिखा है? प्रगल्भ। आपको बताना है प्रगल्भ का अर्थ क्या है। प्रगल्भ का अर्थ क्या है? कह रहा कुत्सा होता है? नहीं, कुत्सा नहीं होता, अभिमान भी नहीं होता। प्रगल्भ का अर्थ होता दोस्तों चतुराई। ठीक है, क्या होता दोस्तों? चतुराई या फिर होशियार। क्या होता दोस्तों? होशियार, बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों ये सारे शब्द यूज किए जाते हैं। प्रगल्भ यहां होशियार हो जाएगा। लज्जा और आंतरिक भाग ये सिर्फ आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कॉपी कलम लेके बैठते हैं ना तो आपको सच्चाई का ज्ञान होता कि हाँ ये सवाल अगर सच में परीक्षा में पूछ लिया जाए तो हम कितने तत्पर हैं उसका सही उत्तर देने के लिए, क्या हम दे भी पाते हैं या नहीं दे पाते। एक सवाल और लीजिए, इसी का उत्तर आप सही बता दीजिए। कॉपी कलम हो तो अपने मन में सोच लीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अरुण चूड़, अरुण चूड़ दोस्तों ये किसका पर्यायवाची आपको बताना है। क्या सूर्य का पर्यायवाची है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, सूर्य को दोस्तों अरुण कहा जाता है। ठीक है, अरुण कहा जाता है, आदित्य कहा जाता है, रवि कहा जाता है, भानु कहा जाता है, ये सब दोस्तों कहा जाता है, लेकिन ये नहीं। यमुना को दोस्तों सूर्य पुत्री कहा जाता है। तो हो सकता है बच्चे के दिमाग में आ जाए कि सूर्य पुत्री को ही अरुण चूड़ कहा जाता हो, और इसको दोस्तों घोड़े को सूर्य पुत्र कहा जाता है। ठीक है, हो सकता है यहां दिमाग चला जाए। ये कोई जवाब नहीं होगा, यहां मुर्गा होगा। मुर्गा, जी हां, मुर्गा को क्या कहा जाता है? मुर्गा को कुक्कुट कहा जाता है। मुर्गा को ताम्रचूड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रचूड़ भी कहा जाता है और अरुण चूड़ भी कहा जाता है। अरुण चूड़, ठीक है, अरुण चूड़। इसके अलावा अरुण शिखा भी कहा जाता है, लाल रंग की उसकी शिखा होती है ना, तो इसे अरुण शिखा भी दोस्तों कहा जाता है। एक्चुअली ये जो शब्द बना है दो शब्दों से मिलकर, अरुण और चूड़। चूड़ मतलब होता है चुंडी। तो मुर्गे के सर पे ऐसे आप चुंडी देखते हैं ना, ऐसे बना होता है। आप ध्यान दीजिए, मुर्गे के सर पे आपको ऐसे ऐसे मिलेगा ना, ऐसे ऐसे चुंडी बना होता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? मुर्गे के सिर पे आपको ऐसा दिखता है। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? अरुण चूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए मुर्गे को अरुण चूड़ कहा गया है। ठीक है, इसीलिए मुर्गे को क्या कहा गया दोस्तों? अरुण चूड़ कहा गया है। ये जो आकृति आप मुर्गे के सर पे देखते हैं ना, बस यही है, अरुण शिखा। सर पे लाल वाला जो होता है ना, इसलिए दोस्तों ये नाम उसे दे दिया गया। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने जवाब दिया है तब तो दोस्तों मामला फिट है, नहीं तो फिर आपको सुधार की आवश्यकता है। करा उचित विलोम शब्द कौन सा नहीं है, ये बताइए। जो नहीं वाला सवाल होता है तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, करा उचित विलोम शब्द जो नहीं हो बताइए। करा अनुराग का विराग होता है, क्या सत्य है? बिल्कुल, ये एकदम सत्य लिखा हुआ है। करा आकर्षण का विकर्षण होता है, यह भी दोस्तों सत्य लिखा हुआ है। नीचे से देखिए, जटिल का सरल होता है, यह भी दोस्तों सत्य लिखा हुआ है। ठीक है, जटिल का सरल होता है। जो कहानी आपकी फंसेगी ये 2, 3 और 4 में फंसेगी, सी और डी में। कृतज्ञ का कृपण, मैं आपको बता दूं, कृतज्ञ का उल्टा कृपण नहीं होता है, कृतज्ञ का उल्टा कृतघ्न होता है। क्या होता है? कृतघ्न। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानने वाला, और कृतघ्न का मतलब होता है उपकार न मानने वाला। जबकि यहां पर जो शब्द लिखा है कृपण, ना, कृपण दोस्तों कंजूस को कहते हैं। कृपण किसे कहते हैं? कंजूस को। और कंजूस के लिए दानी शब्द हो जाता। ठीक है, बाकी अव्वल का आखिरी हो जाता है। जैसे कई बार होता है ना, ये सत्य है, अव्वल, जैसे कई बार कहा जाता है ना कि आपने क्लास में अव्वल स्थान पाया। अव्वल मतलब प्रथम और आखिरी मतलब अंतिम वाला। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वाला सही है। आपका दिमाग झूठ मूठ के यहां तक जा रहा था, तो सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। करा अशुद्ध विकल्प का चुनाव कीजिए, जो विकल्प गलत है उसको चुनना है। करा रात्रि का जो पहला प्रहर होता है उसे प्रदोष कहा जाता है, क्या है? सत्य है, बिल्कुल सही है। रात का जो दूसरा प्रहर होता है उसे निशित कहा जाता है। तीसरे प्रहर को त्रियामा कहते हैं, और चौथे प्रहर को तांत्रिक नहीं दोस्तों, चौथे प्रहर को उषा काल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उषा काल, या उषा काल कहते हैं, या तो दोस्तों इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो यही वाला दोस्तों यहां गलत हो गया। ठीक है, तो डी जिन बच्चों ने जवाब चुना है उनका उत्तर सही है। बाकी लोग थोड़ा सा सुधार करें अपने अंदर, हिंदी विषय में थोड़ा आपको और मेहनत करने की जरूरत है। और आगे देखिए, करा जिसका अहंकार चूर हो गया हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस सवाल का अगर आपने सही जवाब दे दिया, मैं मान जाऊंगा भैया आप अच्छी तैयारी आपकी हिंदी में है, बैच वैच ना ज्वाइन कीजिए। लेकिन यदि आप नहीं जवाब दे पाए तो फिर आप समझिएगा कि तैयारी में चूक है, और नितिन सर के यहां आप जाना पड़ेगा शिक्षा दीक्षा लेने। सवाल क्या लिखा है पढ़िए,
जिसका अहंकार चूर हो गया हो। अब बच्चा सोचेगा यहां अहंकारी शब्द हो जाएगा, नहीं, अहंकारी का तो मतलब होता है जो अहंकार रखने वाला व्यक्ति। अहंकारी मतलब क्या दोस्तों? अहंकार रखने वाला व्यक्ति। अहंकार रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे अहंकारी कहा जाता है। यहां आपका सही जवाब होगा दोस्तों आत्मगर्व। क्या होगा? आत्मगर्व। आग्ने नहीं, आग्ने मतलब जिसे सूंघा गया जा सके, ठीक है, जिसे सूंघा जा सके, उसके लिए दोस्तों शब्द आता आग्रेय। ग्रेय शब्द है। और आप्तकाम का मतलब है जिसकी काम वासना तृप्त हो गई हो, जिसकी काम वासना तृप्त हो गई हो, तृप्त हो गई हो, उसके लिए दोस्तों ये शब्द आता है आप्तकाम। ठीक है, पराजित भी नहीं होगा, पराजित मतलब हारा हुआ। ठीक है, पराजित मतलब हारा हुआ। ठीक है, हारा हुआ, पराजित। ठीक है, जो व्यक्ति हार चुका हो उसके लिए शब्द आता पराजित। तो जो सही उत्तर है वो आत्मगर्व है। क्या है? आत्मगर्व। इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए। कर टिप्पस लगाना। टिप्पस लगाना दोस्तों एक मुहावरा है, इसका अर्थ आपको बताना है। टिप्पस लगाना मुहावरा दिखता जितना आसान है परीक्षा में उतना ही ज्यादा कठिन भी होता है, और ना चाहते हुए भी दोस्तों गलती इसी चैप्टर में होती है, क्योंकि हमें आपको लगता है कि नहीं बड़ा आसान है तो याद हो जाता है, बट ऐसा है नहीं। देखो इसी सवाल में देखो टिप्पस लगाना। अब ज्यादातर बच्चा क्या जवाब देगा मैं आपको बताऊं, सोचेगा बचपन में खेलते थे ना टीपू, टिप्पस लगाते थे, गोली वली से टिप्पस, तो सोचता है लक्ष्य भेदना। नहीं बाबू ये नहीं होगा। फिर बच्चा सोचेगा लक्ष्य नहीं तो सर निशाना तो पक्का उत्तर हो जाएगा, चलो ये भी नहीं। अब सोचेगा बच्चा टिप्पस लगाना, इसका मतलब कहीं ऐसा सर नहीं कोई रिश्वत घूस देने की बात हो रही हो, यह भी नहीं। अब बच्चा सोचेगा कि सर संभवतः टिप्पस लगाना कि किसी की सिफारिश लगाने जैसा है ना, तो सिफारिश करना यही सही जवाब है। तुमको क्या लगा आखिरी वाला होगा, झूठी बातें मिलाना? नहीं, सिफारिश लगाना ही दोस्तों, सिफारिश करना ही आपका सही हो जाएगा। टिप्पस लगाना इसका मतलब किसी से सिफारिश करना, यह दोस्तों जवाब निकल कर आता है। आगे देखिए, कर मधु जहर का घूंट पीकर रह गई। तो ये जो दोस्तों अंडरलाइन है यहां डबल नोटेड कामा में है, आपको यही इसी का अर्थ बताना है। जहर का घूंट पीना, इसका मतलब क्या है? कर कड़वी दवा पीना, ऐसा नहीं है। क्रोध को नियंत्रित करना, यही इसका जवाब है। जब कोई इंसान बहुत क्रोध में हो और वो जहर का घूंट पिए, समझो अपने क्रोध को निगल गया, मतलब आने नहीं दिया क्रोध को बाहर। अपमानित होना गलत जवाब, व्यंग सहना गलत जवाब, शिव की भक्ति भी दोस्तों गलत जवाब। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इस सवाल का राइट आंसर है, सही उत्तर है। और आगे आइए, कर तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, ये एक तरह की लोकोक्ति है, आपको इसका अर्थ बताना है। तन पर नहीं लगता यानी पहनने को कपड़ा नहीं है और पान अलबत्ता खा रहे हो, इसका मतलब क्या दोस्तों? बहुत गरीब होना नहीं, झूठा दिखावा करना ये हो सकता है। ठीक है, यानी है कुछ नहीं जेब में और अपने आप को शहंशाह बने पड़े हो। एक साथ दो लाभ नहीं, बुरी आदत का शिकार नहीं और उधार लेकर घी पीना भी नहीं। तो याद रखेंगे झूठा दिखावा करना, ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? एकदम परफेक्ट जवाब हो जाएगा। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, आप एक मौका दीजिए, हमारे साथ जुड़िए, एक बार आके आप बैच में ना डेमो क्लास लीजिए। डेमो जब आप देखेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि हाँ सर आपने सही कहा था, हमें क्लास ज्वाइन करना चाहिए। और एक चीज और बताऊं, आप मेरे साथ आइए, जो मेरी अभी सोच है पढ़ाने की, वो सोच ये है कि आपको विषय को एक बार पढ़ना चाहिए, बार बार नहीं। और यही सोचकर मैंने एक फाउंडेशन बैच बनाया। जब तक कई बच्चे आके पूछ रहे हैं सर केवल एक ही बैच है, अरे मेरे भाई एक ही बैच है तो सारा फोकस एक बैच पे रखो ना, जल्दी से खत्म कर दो। इस बैच के खत्म होते होते तक में आपको दूसरा बैच मिल जाएगा। तो पहले आप आओ, ज्वाइन तो करो। आज मैंने इसमें एक नया वीडियो लिस्ट किया, जबरदस्त वीडियो, 1857 की क्रांति की वो बातें जो आज तक आपने कभी सुनी नहीं थी, ऐसी दोस्तों क्रांति। मैं आप एक बार आओ, पेड क्लास में कुछ मैंने फ्री लेक्चर देके रखा है, डेमो लेक्चर, तो आप पहले डेमो देखो। ठीक है, मैं आपको बार बार समझाता हूं कि डेमो देखने का एक फायदा यह है ना कि कुछ चैप्टर तो फ्री में तैयार हो जाएंगे आपको। ठीक है, इसलिए आप एक बार मौका दीजिए और हमारे डेमो सेशन तक आइए जो आपको निःशुल्क दिया जा रहा है। अगला सवाल, करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है ये बताना है। स्त्रीलिंग के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, पहले दोस्तों एक तरफ आप पुल्लिंग लिख लीजिए और दूसरी तरफ दोस्तों आप स्त्रीलिंग लिख लीजिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, आइए देखते हैं।
मोटापा, मोटापा दोस्तों क्या है, आप कहते हैं मेरा मोटापा बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, तो मोटापा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, और स्त्रीलिंग तो है नहीं तो पुल्लिंग हो जाएगा। सतीत्व, याद रखिए, चाहे सतीत्व दे दे, चाहे दोस्तों स्त्रीत्व शब्द दे दे, स्त्रीत्व शब्द दे दे, ठीक है, ये सब दोस्तों पुल्लिंग होते हैं, त्व वाले। कहीं भी दोस्तों पन आ जाए, ठीक है, पन, और कहीं भी दोस्तों मोटापा में आपा आ जाए, कहीं स्त्रीत्व में त्वा आ जाए, ठीक है, कहीं भी दोस्तों ईया आ जाए, तो याद रखिएगा ईया मत लीजिए, नहीं तो बुढ़िया को कर देंगे आप, ठीक है, तो ये सब दोस्तों पुल्लिंग में आते हैं। आहट, किसी के आने की आहट हो रही है, हो रहा है नहीं, आप क्या कहते हैं, आहट हो रही है, तो लास्ट में जो क्रिया है ना खुद ही आपको बता दिया कि हाँ भैया हम ही क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, बाकी सब तो पुल्लिंग थे, तो आहट दोस्तों आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि दुकानें बंद हो चुकी होंगी, ठीक है, इस वाक्य में कौन सा काल है, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, तो देखिए बंद हो चुकी होंगी, मामला तो कंफर्म हो गया भूतकाल का है, लेकिन अब देखिए, अब बच्चा सोचेगा दोस्तों कि बंद हो गई है तो लगता है सर पूर्ण भूतकाल है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं दुकानें बंद हो चुकी होंगी, इसका मतलब है आप कहीं दूर हैं, आप केवल गेस कर रहे हैं, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, तो भैया पूर्ण नहीं, यहां पर संदिग्ध भूत कीजिए, ठीक है, जो एकदम परफेक्ट आंसर है वो संदिग्ध भूत है, ध्यान दीजिएगा, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत या पूर्ण भूत ये नहीं होगा, समझिए बात को, भाव को समझिए, आ रही मेरी बात समझ में, तो परीक्षा में ऐसे ही दिमाग चलता है फर्जी में, ठीक है, बच्चा सोचेगा बंद हो गई, सोचेगा पूर्ण भूत कर दें, आप ये सोचो जरा, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, मान लीजिए आप अपने घर बैठे हैं और कोई कह रहा चलो बाजार चलते हैं, और आप उससे बात बोल रहे हैं, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, क्या आपको ये जानकारी है कि बंद हो गई है, या आप केवल अनुमान लगा रहे हैं, सर अनुमान लगा रहे हैं बस, तो समझिए यहां पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, ये आपका सही जवाब। बहुत ध्यान से ऐसे सवालों में अलर्ट होकर पढ़िएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन की दृष्टि से गलत है, ध्यान दीजिएगा, बहुवचन की दृष्टि से जो गलत है वो ढूंढना आपको। लिख रहा आपका दर्शन मिलना मुश्किल है, पहले तो मुश्किल को दोस्तों सही कर लीजिए, ठीक है, मुश्किल कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, वर्तनी सुधार कीजिए, ऐसे लिखते हैं मुश्किल, ठीक है। आपका दर्शन शब्द दोस्तों ये स्वयं बहुवचन, आपने क्या पढ़ा है, दर्शन जो शब्द है यह सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत है, सदैव बहुवचन के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों आपका नहीं होगा, यहां आपका की जगह आपके होना चाहिए, आपके दर्शन मिलना मुश्किल है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही दोस्तों गलत हो गया। तुम्हारे दाम ज्यादा है, ये सही है, आज के समाचार क्या है, ये भी सही है, लोग कहते रहते हैं, ये भी सही है, बैल के 4 पांव होते हैं, यह भी सही है, बाकी सब तो फिट है भाई। ऑप्शन नंबर 1 में ही दोस्तों गड़बड़ी था, तो मैंने वर्तनी ध्यान में पड़ गया, नहीं तो उत्तर जो है आपका किस वजह से गलत है ये भी मैंने आपको बता दिया। कर ममता सितार बजा रही है, इस वाक्य में कारक कौन सा है, बहुत खतरनाक सवाल है। अक्सर करके आप देख रहे हैं कि जिस चैप्टर को आप जितना आसान समझते थे वो चैप्टर उतना ज्यादा दगाबाज निकला, उतना ज्यादा कठिन निकला। आपकी लुटिया डुबोने के लिए ऐसे ऐसे चैप्टर आपके मित्र बन के रहते हैं और परीक्षा के टाइम ये मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे लगा देते हैं और आपका उत्तर गड़बड़ हो जाता। सोचो जरा, सोचो, ममता सितार बजा रही है, क्या हो जाएगा दोस्तों, अब बच्चे का ध्यान ममता पे सारा फोकस, अरे भैया चक्कर में मत पड़ो ममता के, डूब जाओगे, हाँ ठीक है। दूसरा दोस्तों कर्म कारक यहां होगा, ममता सितार बजा रही है, या फिर मैं ये कह दूं कि ममता सितार को बजा रही है। बताइए, यहां को जो दोस्तों लिखने की जरूरत नहीं है, ये लुप्त है केवल, ठीक है, लुप्त है, इसलिए दोस्तों यहां कर्म कारक होगा, करण कारक नहीं, संप्रदान भी नहीं, अधिकरण भी नहीं, कर्म कारक दोस्तों आपका जवाब होगा। मैं आपको अच्छे से समझा दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, कर वी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है, ये भगवान, अरे सर यही पूछना था तो ये पूछ लिया होता कौन सा है, ये काहे पूछ लिया कौन सा नहीं है, तो वाट कैसे लगाएगा, आपकी क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ेगा। सुनो ध्यान से, वी उपसर्ग, आप जानते हैं कि उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, ठीक है, और उस आधार पे बताइए, कर विजय, विजय में दोस्तों वी उपसर्ग है, आइए दिखाता हूं, यहां पे दोस्तों वी रहा होगा और ये जय दोस्तों मूल शब्द रहा होगा, विख्यात में दोस्तों वी रहा होगा और दोस्तों ख्यात यानी प्रसिद्धि मूल शब्द रहा होगा, विदेश में दोस्तों वी रहा होगा और देश दोस्तों मूल शब्द रहा होगा, विचार, विचार दोस्तों विचार में क्या 4 करके गिनती बनाओगे,
तो V3, V4, V5, V6, V7, बीता, ऐसा थोड़े होता होगा। और व्यवहार में दोस्तों वी धन अवहार होता है। क्या होता है? वी धन अवहार, ये यहां पे भी आएगा। तो बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते हैं वो दोस्तों यहां पे भी कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए व्याकरण लिख देता, व्याकरण, तो व्याकरण जब देखते हैं तो इसमें वी आता है, वी धन आ धन करण, इसमें दो दो उपसर्ग आते हैं, यहां वी भी उपसर्ग होता है और आ भी उपसर्ग होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, इसमें आएगा। लेकिन यहां विचार जो शब्द है दोस्तों ये मूल शब्द है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा ईया प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। इसी तरह से प्रत्यय में भी देखिए दोस्तों, कौन सा ईया प्रत्यय से नहीं बना है? प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है और एक नया शब्द बनाता है। देखिए खटिया, ठीक है, खटिया दोस्तों खाट से बना है। बढ़िया दोस्तों, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया दोस्तों, बढ़िया में दोस्तों, अब देखिए बच्चा यहां सोचेगा कंफ्यूजन में, घटिया दोस्तों यहां पर, अब यहां भी देखिए बच्चा फंस गया, घटिया, बढ़िया में बढ़ना शब्द हो जाता है, घटिया में घटना शब्द हो जाता है, धुनिया में दोस्तों धुनना शब्द हो जाता है, ठीक है। बनिया दोस्तों मूल शब्द होता है, बनिया दोस्तों ये मूल शब्द है, बाकी में ईया प्रत्यय आएगा, ठीक है, ईया। और हर जगह ईया क्यों आएगा दोस्तों? ये छोटी ई है। देखिए आप मात्रा भी जहां देख रहे हैं सब छोटी ई की मात्रा लगी, कहीं बड़ी की मात्रा नहीं है, इसलिए यहां छोटी ई लगा हुआ, ठीक है। बनिया में नहीं होगा, बनिया मूल शब्द है, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, कह नीचे दिए गए वाक्यों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था। पांडवों ने न्याय और अधिकार के लिए प्रयास किया। दुर्योधन ने अहंकार में आकर पांडवों को उनका हक देने से इनकार किया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए शांति प्रस्ताव रखा। जब शांति असंभव हो गई तो युद्ध अपरिहार्य हो गया, मतलब आवश्यक हो गया। मेरे हिसाब से जो आपकी सेटिंग बनेगी वो बनेगी 4 लाइन, 4 नंबर से। क्यों? पहले शांति प्रस्ताव रखा जाएगा, तो भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर पांडवों की ओर से कौरवों के पास पहुंचे, ठीक है। लेकिन जब शांति प्रस्ताव दोस्तों क्या था, जब असंभव हो गया, तब दोस्तों यहां पर क्या होगा? नहीं रुकिए, यहां पर पहले 4 नंबर, ठीक है। अब 4 के बाद जब शांति असंभव हो गया तो युद्ध अपरिहार्य हो गया, ये युद्ध को लास्ट में अपरिहार्य करेंगे। पहले यहां पे आइए, तो 4 नंबर के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? पढ़िए, कर अब गए लेकर, तो इसके बाद ये कर सकते हैं कि दुर्योधन ने अहंकार में आकर पांडवों को उनका हक देने से इंकार कर दिया। भाई उन्होंने प्रस्ताव रखा लेकिन दुर्योधन ने हक नहीं दिया, ठीक है। पांडवों ने न्याय और अधिकार के लिए प्रयास किया, ठीक है। पांडवों ने जो है कृष्ण के माध्यम से प्रयास तो किया, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन महाभारत का युद्ध दोस्तों ये धर्म और अधर्म के मध्य का युद्ध था, ठीक है। जब शांति असंभव हो गया तब दोस्तों यहां पे 5 भी कर सकते हैं, या एक ऑप्शन ये भी बन सकता है 4 3 2 5 1, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन मिल नहीं आ रहा है ना कहीं पे 5 1, चलिए ये वाला ही कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ई कर लीजिए। वरना दोस्तों ये लाइन आता ना तो परफेक्ट रहता। क्यों? युद्ध वाली लाइन दोस्तों लास्ट में रख लेते हैं, उसके बाद पहले दोस्तों 5 1 ये वाली लास्ट में रख लेते हैं कि महाभारत का युद्ध जो था ये धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष था। इस तरह से भी इसे कर सकते हैं। इस तरह का जो थोड़ा सा आता है डिफिकल्ट सवाल। चलिए, कोरोना के ऊपर दोस्तों कुछ अच्छे से सवाल मैंने आज बना के दिया है, ठीक है, और सवाल दिया है और गद्यांश दिया है, ठीक है। तो पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल दे रहा है कि कोरोना महामारी का प्रभाव सबसे अधिक किस क्षेत्र पर पड़ा? शिक्षा पर? नहीं, शिक्षा तो बढ़ गई, उस समय घर बैठ के इंसान ज्यादा शिक्षित होने लगा। सबसे ज्यादा इंपैक्ट स्वास्थ्य पे पड़ा था, खेल, राजनीति और यातायात पे नहीं। तो बहुत आसान है, जानबूझ के आसान दिया हूं बहुत। आज आपका नंबर कट पीट गया है, 2-4 नंबर नहीं पाएंगे तो मनमा विहुलित हो उठेगा, ठीक है। आप कहेंगे सर बेकार क्लास इनकी, ना नहीं पढ़ेंगे। 10-5 उत्तर तो सही हो जाए आपको, आपके लिए दे रहा हूं मैं, इसको भी कठिन बना सकता था, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। करा कोरोना महामारी ने विश्व को अभूतपूर्व संकट में डाल दिया। यह केवल स्वास्थ्य का संकट नहीं था, बल्कि इससे अर्थव्यवस्था, शिक्षा और सामाजिक संरचना पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा था। भाई पढ़ाई लिखाई बंद हो गया, पूरी इकोनॉमी दोस्तों ठप पड़ गई, सामाजिक संरचना दोस्तों बिगड़ गया, सब चीजें थी। कोविड-19 वायरस की तीव्रता और प्रसार ने पूरे विश्व को लॉकडाउन जैसे कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। सब घर में बंद, ठीक है। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्तता उजागर हुई। यह पता चला कि सच में अभी स्वास्थ्य के मामले में हमारा देश बहुत पीछे है। लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। शहरों के खाली सड़कों, बंद स्कूलों और बेरोजगारी की बढ़ती दर ने समाज पर एक गहरी छाप छोड़ी। इसके साथ ही महामारी ने मानवता को एकजुट होकर विज्ञान और शोध में प्रगति की आवश्यकता का एहसास भी कराया, ठीक है।
टीकाकरण अभियानों ने उम्मीद की एक किरण जगाई। यह घटना हमें याद दिलाती है कि किसी भी संकट का समाधान एकजुट, धैर्य और अनुशासन से ही संभव है। महामारी ने जीवन को पुनः परिभाषित करते हुए हमें स्वास्थ्य, प्रकृति और मानवता के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाया। अब ये सब पढ़ते हुए दोस्तों आपको यहां पर बताना है एक एक सवालों का जवाब। कारण लॉकडाउन लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? टीकाकरण बढ़ाना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वायरस के प्रसार को रोकना, यही दोस्तों कारण था। क्योंकि लोग बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो दोस्तों उससे क्या होता, वायरस और तेजी से फैलता, तो लोग बाहर न जाएं, इस वजह से लॉकडाउन मजबूरन करना पड़ा। गद्यांश अनुसार महामारी के दौरान कौन सी कमी उजागर हुई? शिक्षा व्यवस्था की नहीं, टीका की कमी तो थी ही, खाद्य आपूर्ति भी नहीं दोस्तों, स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्तता ज्यादा देखने को मिली। टीका तो फिर भी दोस्तों पूरा हुआ, लेकिन दोस्तों जैसे ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को बेड नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली, ठीक है, तो बहुत सारी एम्बुलेंस सुविधाएं नहीं मिली, इस तरह से बहुत कुछ था। ठीक है, गद्यांश के अनुसार महामारी ने मानवता को किस बात का एहसास कराया? शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नहीं, विज्ञान और शोध में प्रगति की आवश्यकता है, ये सही है। सरकारी योजनाएं तो अपने हिसाब से ठीक ही काम की थी। आर्थिक स्थिति और पर्यटन भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी चूज कीजिए यहाँ पे। महामारी ने हमें जीवन के किन पहलुओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया? राजनीति और अर्थव्यवस्था के प्रति नहीं, उद्योग, प्रकृति और मानवता के प्रति दोस्तों हमें और ज्यादा संवेदनशील बनाया। ठीक है, कि हमें स्वास्थ्य को ध्यान में रखना चाहिए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और मानवता का साथ देना चाहिए, क्योंकि मानवता ही थी जो हम उस लॉकडाउन से उभर कर आज जीवित अवस्था में हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। कुल मिला जुला के दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आपको हिंदी समझ में आ रहा होगा। हमने एक जीएस का भी दोस्तों स्पेशल क्लास स्टार्ट किया है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो जानिए। ठीक है दोस्तों, कुल 45 लेक्चर में मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया। अगर आप फ्री वाला ये वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर तो पूरा प्राचीन इतिहास आपका तैयार हो जाएगा। इसी तरह से 46 नंबर से लेकर के 91 नंबर तक हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया, 92 नंबर से लेकर 150 नंबर तक मॉडर्न पढ़ाया, 151 से लेकर 230 नंबर तक संविधान पढ़ाया, 231 से लेकर के 330 तक विश्व का भूगोल पढ़ाया और भारत का भूगोल दोस्तों अभी ये चल रहा है 331 से लेकर के 414 तक दोस्तों क्लास आ चुकी है। कुल हमारा 84 लेक्चर आ चुका है, लेकिन दोस्तों अभी भी ये क्लास कंप्लीट नहीं हुई है। हो सकता है वीडियो आप बहुत बाद में देख रहे हो, तब तक ये विषय भी समाप्त हो चुका हो। अब ये विषय समाप्त हो जाएगा तो हम लोग साइंस की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह से वीडियो बनाने के पीछे जो हमारा ध्येय था वो सिर्फ इतना था कि आपको ये ना महसूस हो कि सर बहुत सारे वीडियो तो है चैनल पे, लेकिन हम पढ़ना कहां से शुरू करें। तो मैंने सीक्वेंस में पढ़ाना शुरू किया। बेटा 1 नंबर से आप वीडियो देखो, अगर आप चाहते हो हर विषय तैयार करना, जितने शिद्दत से मैं एक क्लास दे रहा हूं ना, ऐसे ही दोस्तों मैंने बहुत आराम से 30-30 सवाल करते हुए इतना कुल पढ़ाया है। और दोस्तों अब तक हम लोग 12,000 सवाल पढ़ चुके। कितना? 12,300 लिख लो यहाँ पे सीधा। ठीक है, 12,300 से अधिक सवाल दोस्तों ये क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं। 12,000 सवाल। इतने सवालों पर दोस्तों हम लोग क्लास में चर्चा किए हैं। ठीक है, विधिवत चर्चा किए हैं, जैसे आज यहाँ आप देख रहे हैं वैसी ही चर्चा दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। ये हमारा नया वाला एप्लीकेशन है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, तो इसके माध्यम से भी दोस्तों अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेमो क्लास आप जरूर देखिए, डेमो देखने से बहुत फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, तो आइए, आपका स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।